आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है घोस्ट। बोले तो भूत। जब हम मरते हैं तो क्या होता है? भाई हम भूत बनते हैं और क्या? इसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्माएं भूत के रूप में धरती पर रहती हैं। सही बोला भाई, आप उनकी दादी भी ना यही बोलती थी। भूतों की कहानियों में हमें अच्छे और बुरे यानी गुड और इविल दोनों के बारे में बताया गया है। भाई मैंने सुना है ना, आदमी मरने के बाद भूत बनता है लेकिन औरत तो चुड़ैल की चुड़ैल ही रहती है। ये देखो। लाखों लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस करने का दावा करते हैं और उसके बावजूद भूतों के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए बहुत कम फिजिकल एविडेंस है। भाई एक आइडिया से एविडेंस मिल जाएगा। अपन उसको घोस्ट नहीं, दोस्त बोलने का दोस्त। हम सभी को पहले से पता है कि हमारा दिमाग हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेल सकता है और ये एक मेन एक्सप्लेनेशन है जो वैज्ञानिकों ने भूतिया मुठभेड़ों वाले लोगों के लिए कहा है। आपका ब्रेन एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अंग है और आपकी बाकी इंद्रियों में हेरफेर कर सकता है। इसी को तो बोलते हैं केमिकल लोचा। करेक्ट। मान लीजिए रात के समय आप एक बिल्डिंग में अकेले हैं, अंधेरा है, बारिश हो रही है, आपको हल्की सी आवाज सुनाई देती है और आप चिल्लाते हैं गोस्ट। ओ भाई बच्चे की जान लोगे क्या? असल में आवाज एक पुराने पाइप में हवा से गूंज रही थी, लेकिन अंधेरा, एकांत और बाहर खौफनाक वातावरण की वजह से आपको लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। भाई आप उन लोगों को पता है डर क्यों लगता है? क्योंकि अपन ने ना जिंदगी में कभी भी कोई डरावनी चीज देख ली होगी ना तो अभी ना वो पूरा याद आ जाता है, तो अपन को समझ में नहीं आता कि ये दोस्त है कि घोस्ट है, इसीलिए ना दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज इसी इफेक्ट को कहते हैं कॉर्नर ऑफ द आई फिनोमेनन। आप उन लोगों का ना आंख दूर तक देख नहीं पाता और अपना ना दिमाग बहुत शाना है, उसको मालूम है अपन डरेले तो वो वही चीज दिखाता है ना जिससे अपन को डर लगता है, असल में वो होता ही नहीं। ये है वन ऑफ द मोस्ट अनसेटलिंग एक्सप्लेनेशन। इसकी पहली खोज हुई थी कैरी पॉपी नाम की एक महिला की वजह से। उसके सीने में दर्द के साथ साथ कई असाधारण अनुभव हुए। उसने रस्सी को जलाकर अपने घर को पॉजिटिव करने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसके घर का बॉयलर है ना वही लीथल कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा था। उसको ठीक करते ही ना सब फिक्स हो गया। बोले तो ठीक। इसके बाद से वैज्ञानिकों ने पता किया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से विजुअल और ऑडिबल हैलुसिनेशंस का परिणाम हो सकता है, जो इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि कुछ लोगों को भूत का एहसास होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। विजुअल और ऑडिटरी हैलुसिनेशन के कई कारण हैं, जैसे स्लीप पैरालिसिस, मेंटल इलनेस और इंफ्रासाउंड भी। भाई साउंड की ये वो रेंज है ना जो हमारे नॉर्मल रेंज ऑफ हियरिंग के ठीक नीचे रहती है। साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि अल्ट्रासाउंड ठंड लगने और किसी को देखे जाने की भावना पैदा कर सकता है, और मरने के बाद क्या होता है इसका उत्तर हमारे जीवन काल में नहीं दिया जा सकता। कैसा होता अगर इंसान उड़ सकता? बचपन में हम सभी चाहते थे कि हमारे पास कोई सुपर पावर हो। आपने किस सुपर पावर की कल्पना की थी? वैसे उड़ने की बात करें तो इंसान का हमेशा से उड़ने का सपना रहा है, क्योंकि हम पक्षियों को उड़ता हुआ देखते हैं या बचपन में हमने कई सुपर हीरो की फिल्म्स देखी हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान सच में उड़ सकता तो क्या होता? एक, आप जहाज का सफर नहीं करते। यदि कम लागत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ान भरकर जा सकते तो फिर महंगे हवाई जहाज की क्या जरूरत? दूसरा, कारों से 70% एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन यानी वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। एक साल में 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। यदि हम उड़ सकते तो कारों और बसों की संख्या से अधिक मनुष्यों को उड़ते हुए देखते। इस प्रकार सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो जाती और लोग कम मरते। तीसरा, भारी ट्रैफिक से बच जाते। ट्रैफिक में घंटों समय बर्बाद नहीं होता और आप उड़कर घर पहुंच जाते, वो भी समय बर्बाद किए बिना। मजा आता ना? चौथा, अगर आप लेट हो रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, बस उड़ान भरकर आप समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। पांचवा, अगर आपका सपना है पूरी दुनिया घूमने का तो समझिए पूरा हो गया। आप कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, वो भी पैसों की चिंता किए बिना। छठा, कार दुर्घटना में मरने की संभावना 5000 में से 1 है। इसका मतलब है कि हर साल दुर्घटनाओं में 12,50,000 लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर हवाई जहाज में 1 से 1 करोड़ 10 लाख लोगों में से आप भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर इंसान उड़ सकता तो विमान दुर्घटना के दौरान मृत्यु दर 0 तक पहुंच जाती। सातवां, ऑर्डर करते ही आपका खाना 15 से भी कम मिनट में आपके घर पहुंच जाता। आठवां, लोगों के आने जाने का रिकॉर्ड रखना असंभव होता और नागरिकता और सीमाओं की अवधारणा नहीं रह जाती। नौवां, भूमि परिवहन जिसमें 90 करोड़ कारें शामिल हैं कम हो जाएंगी और विमान का उपयोग केवल सामान ढोने के लिए किया जाएगा। 10वां, हर दिन 85,000 से अधिक विमान उड़ते हैं, यानी 2,61,54,000 लोग उड़ रहे हैं।
अगर इंसान उड़ान भर सकता तो ये संख्या बढ़ जाती। हालांकि उड़ने के कई लाभ हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के लिए उड़ान भरना असंभव है, क्योंकि हमें शरीर को ऊपर उठाने के लिए कई गुना ज्यादा मांसपेशियों की ताकत की आवश्यकता होगी। हमारा शरीर बड़ा और भारी है, और अगर हमें पर्याप्त बड़े पंख भी मिल जाएं, तो भी हम खुद को नहीं उठा पाएंगे और न ही नियंत्रण बनाए रख पाएंगे। पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंखों और पंखों की मांसपेशियों की ताकत उनके शरीर के आकार के साथ संतुलन में होती है। इसके अलावा उनकी हड्डियां खोखली होती हैं और पंखों पर भार कम हो जाता है। इंसान उड़ सके इसलिए अतीत में कई प्रयास किए गए हैं। लियोनार्डो डा विंची ने पक्षियों की उड़ान का भी अध्ययन किया और उसी से उन्हें रोमांचक व्यक्तिगत उड़ान उपकरणों के कई विचार भी आए। उसी के बाद जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और अंतरिक्ष यान, ये सभी जीत इंसान ने हासिल की। इंसान अब भी उड़ान के नए साधन तलाश रहा है, तो अपनी जिज्ञासा को इसी तरह उड़ान भरने दीजिए। क्या आप जानते हैं कि आप पर हर वक्त नजर रखी जा रही है? हर वक्त आपके काम, प्रतिक्रिया और चाल ढाल को परखा जा रहा है। आपको हर वक्त आंका जा रहा है, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं। आपकी शारीरिक हलचल और हाव भाव आपके बारे में एक कहानी बताते हैं। बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्यूरियस पंथी बताएगा आपको कुछ खास बातें जो आपके लिए फायदेमंद हैं। चलिए अब कुछ ऐसे उदाहरणों पर नजर डालते हैं जिससे सामने वाले के दिमाग को पढ़ा जा सकता है। बातचीत के दौरान नाक रगड़ने से पता चलता है कि सामने वाला सच नहीं बोल रहा। इसलिए इंग्लिश की ये कहावत टू रब समवन्स नोज इन इट का मतलब होता है कि किसी को उसकी गलती याद दिलाना ताकि वो उसे दोबारा ना दोहराए। वहीं आंखें खुजलाने का मतलब होता है कि आप जो बात सुन रहे हैं उस पर आपको भरोसा नहीं है। आपको जुकाम या आंख में कचरा हो तो अलग बात है। छोटे छोटे हाव भाव भी एक तरह के सिग्नल होते हैं जिन पर आपको खासा ध्यान देना चाहिए। ये हाव भाव बहुत ही जल्द बदल सकते हैं, लेकिन इससे आपको सामने वाला क्या सोच रहा है उसके बारे में पता चल सकता है, और आप ये भी जान सकते हैं कि वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि तरह तरह के मुंह बनाने से भी पता चलता है कि कोई क्या सोच रहा है। अगर आप खांस रहे हैं या फिर उबासी ले रहे हैं तो उस वक्त मुंह बंद करना सभ्य माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा आप अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए भी करते हैं। होंठ दबाने का मतलब है कि आप किसी बात से राजी नहीं हैं। होंठ काटने का अर्थ होता है कि आप तनाव में हैं, चिंतित हैं या किसी सोच में हैं। लेकिन वहीं होंठ काटने का एक और मतलब होता है कि आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कभी कभी कुछ और एक्शंस को भी गलत तरीके से लिया जा सकता है, जैसे मीटिंग के दौरान अपने बालों को घुमाना। इसका मतलब होता है कि आप किसी उलझन में हैं या कहीं और खोए हुए हैं, या फिर आप घबराए हुए हैं और खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप मुस्कुराते हुए और बाहों को हिलाते हुए बालों को घुमाते हैं तो उसे फ्लर्ट माना जाता है। अपने हाथों को पीछे बांधकर खड़े होना। भले ही आपको ऐसे खड़े होने में काफी आरामदायक महसूस होता हो, लेकिन इससे लोगों को लगता है कि आप तकलीफ में हैं और अपने गुस्से को दबा रहे हैं। पैरों को एक दूसरे के सामने रखना, यह भी एक तरह का संकेत होता है, लेकिन कई लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। किसी से बात करते समय आपके पैर उसके पैरों के सामने ही होने चाहिए, और आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम अपने पैर को पीछे ले जाते हैं या फिर हिलाते रहते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम वहां से जल्दी निकलना चाहते हैं। बहुत बार पलक झपकाने का मतलब होता है कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे या परेशान हैं। कम पलक झपकाने का मतलब है कि आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी पलकों को झपकाने से रोक रहे हैं। बिना कहे कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको खुद के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो अगली बार कुछ भी करने या किसी बात पर चर्चा करने से पहले सोचिएगा कि लोगों की नजरें आप पर हैं। कैसा हो अगर आप अपने बचपन के खूबसूरत पलों को फिर से जी लें तो? कैसा हो अगर आपको अभी ये पता चल जाए कि आप बूढ़े होने के बाद कैसे लगेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम गुजरे दिनों या आने वाले दिनों की झलक देख सकें? क्या टाइम ट्रेवल मुमकिन है? वैसे सच तो ये है कि हम सभी टाइम ट्रेवल करते हैं, हालांकि इस बात पर पूरी तरह से दावा नहीं किया जा सकता। सभी वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि टाइम ट्रेवल मुमकिन है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये खतरनाक है और यदि कोई व्यक्ति इसे करने की कोशिश करता है तो ये घातक हो सकता है। लेकिन इस क्यूरियस पंथी वाले सवाल ने मेरी तो नींद ही उड़ा दी है। तो इसका जवाब जानने के लिए हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को अभी सब्सक्राइब करें। 20वीं सदी के एक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी नाम की एक थियोरी बनाई थी। आइंस्टाइन की इस थियोरी के अनुसार समय का तेज या धीमा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज के समक्ष कितना तेज चल रहे हैं। जितना तेजी से हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, उतनी ही धीमी गति से हम समय में यात्रा यानी टाइम ट्रेवल करते हैं।
चलिए अब स्पेशल रिलेटिविटी को ट्विन पैराडॉक्स के उदाहरण के जरिए समझते हैं। ट्विन पैराडॉक्स जैसे प्रयोग स्पेशल रिलेटिविटी को समझने के लिए बनाए गए हैं, जिनमें दो जुड़वा भाई शामिल हैं, जैक और जॉन। जॉन ने फैसला किया कि वो अंतरिक्ष में जाएगा, वो भी तेज रफ्तार से चलने वाले रॉकेट में, और दूसरा भाई जैक यहीं नीचे रहने का फैसला करता है। मान लीजिए इस वक्त दोनों की उम्र 15 साल है। जब जॉन ने पृथ्वी से एक अंतरिक्ष यान में बैठकर जाने का फैसला किया तो उस यान की रफ्तार लाइट की स्पीड की 99.5% थी, जो शायद अब इस दौर में मुमकिन नहीं है। और वहां जाकर जॉन ने अपने सिर्फ 5 जन्मदिन बनाए। तो जब वो 20 साल का हुआ तो अपने घर लौटा और उसने देखा कि उसका भाई जैक अब 65 साल का हो गया है और अपने पोते पोतियों के साथ मजे कर रहा है। क्योंकि जॉन के लिए समय बहुत धीरे चला, इसलिए उसने सिर्फ 5 जन्मदिन बनाए। और वहीं उसका जुड़वा भाई जैक अपने 50 साल भी पूरे कर चुका था। है ना मजेदार? लाइट की स्पीड के करीब जॉन अपने स्पेसशिप में था और अपने जुड़वा भाई के मुकाबले बहुत धीरे उसकी उम्र बढ़ रही थी। लेकिन क्या ये सच में टाइम ट्रेवल है? शायद उस तरह नहीं जैसे हम सोचते हैं, लेकिन अंतरिक्ष और समय की बात करें तो ऐसा ही होता है। तो अगर जॉन का सफर 2003 में शुरू हुआ तो सिर्फ 5 सालों में ही वो 2053 में पहुंच गया, और वहीं जैक को 50 साल लग गए। इसका मतलब यह हुआ कि जॉन टाइम ट्रेवल कर रहा था। अब तक हमने आने वाले समय के टाइम ट्रेवल की बात की है, लेकिन क्या समय में पीछे जाना मुमकिन है? टाइम ट्रेवल के बारे में सुनकर दिमाग हिल जाता है। कैसा हो अगर आप समय में पीछे जाएं और अपने मम्मी पापा को मिलने ही ना दें? लेकिन अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो आप पैदा कैसे होंगे? और अगर आप पैदा ही नहीं होते तो समय में पीछे जाकर उन्हें एक दूसरे से मिलने से कैसे रोकते? ऐसे कई पहलू हैं जो हमें इस बात का कारण देते हैं कि समय में पीछे जाना क्यों संभव नहीं है। आइए जरा उन पैराडॉक्स या पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आप समय में पीछे चले गए हैं और अपने दादाजी की जान ले ली है, तो अब आपके पापा का जन्म नहीं होगा और ना ही आपका होगा। तो अगर आप पैदा ही नहीं होंगे तो आपके दादाजी को कौन मारेगा? क्यों? बज गई ना ज्ञान की घंटी। हिटलर पैराडॉक्स। आपने टाइम ट्रेवल किया और पीछे चले गए, उसके बाद आपने हिटलर को मार दिया। इतिहास बदल जाएगा और अब हिटलर भी नहीं होगा। तो जब हिटलर ही नहीं होगा तो आपको समय में पीछे जाने की जरूरत ही क्या है? इन्फिनिट लूप पैराडॉक्स। एक आदमी समय में पीछे जाता है और एक औरत से शादी करता है। उसके बाद वो हाल के समय में वापस आ जाता है और अब वो औरत गर्भवती है और उसका एक बच्चा भी हो गया। सालों बाद वही बच्चा समय में वापस जाता है और उसी औरत से शादी करता है। तो अब ये सोचना मुश्किल है कि कौन बेटा है और कौन बाप है। अगर ये सारे वैज्ञानिक सही हैं तो ऐसा टाइम ट्रेवल करने से पैराडॉक्स हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें जवाब मिल गया, पिछले समय में वापस जाना मुमकिन ही नहीं है। तो अगर सवाल ये है कि क्या फ्यूचर का टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, तो जवाब है हाँ। लेकिन अगर पीछे समय की बात करें तो ना।